नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। हम बात कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। हम इंडिया पॉलिटी को एक नए सिरे से पढ़ रहे थे, जिसमें अब पिछली क्लास में हमने देखा भारतीय संविधान का भाग एक। भारतीय संविधान का भाग एक देखा, जिसमें भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र वर्णित है, जिसमें हमने 4 अनुच्छेदों को देखा। 1, 2, 3 और 4 अनुच्छेद को हमने देखा था। आज हम चर्चा करने वाले हैं संविधान संशोधन के बारे में, क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्यों हम बार बार पढ़ेंगे कि संविधान संशोधन हुआ है, ये 42वां संविधान संशोधन है, ये 24वां संविधान संशोधन है, ये 72वां संविधान संशोधन है। तो इस प्रकार से हम बार बार पढ़ेंगे, शब्द को यूज करेंगे बार बार। तो इसीलिए आज हमने ये सोचा है कि पहले संविधान संशोधन को पढ़ लेते हैं, ताकि इसके बारे में जो भी कंफ्यूजन है वो सारा क्लियर हो जाए, ताकि बाद में जब यह शब्द आप सुनो तो आपको नया शब्द न लगे। इसके बारे में आप जानते हो तो यह सब आपको पता लग जाए कि संविधान संशोधन वाकई में क्या होता है, किस प्रकार से होता है। तो आज शुरू करते हैं संविधान संशोधन के बारे में। तो आज के सेशन को शुरू करते हैं संविधान संशोधन के साथ। तो आज शुरू करते हैं संविधान संशोधन। संविधान संशोधन से आज के सेशन को शुरू करने वाले हैं। तो बात करते हैं कि संशोधन होता क्या है। यह संविधान, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसके बारे में उल्लेख है। तो पहले देख लेते हैं भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। तो इसका जो संविधान संशोधन का उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में दिया गया। 368 में, अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। अब बात कर लेते हैं शब्द के बारे में कि संशोधन में क्या होगा। ये संशोधन क्या है, क्या मतलब होता है संविधान संशोधन का। तो संविधान संशोधन का मतलब है कुछ जोड़ना, कुछ नए प्रावधान जोड़ना, या जुड़े हुए प्रावधान जो प्रासंगिक नहीं है उन्हें हटाना। जोड़ना, हटाना, ये दोनों ही काम एक साथ भी किए जा सकते हैं। तो एक ही संविधान संशोधन में दोनों काम किए जा सकते हैं, जोड़ना एवं हटाना। जोड़ना एवं हटाना, या कोई प्रावधान जिसमें वर्तमान प्रासंगिकता के आधार पर उन्हें क्या किया जाए, परिवर्तन किया जाए। तो इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है, परिवर्तन भी इसमें किया जा सकता है। ये काम इसमें किए जा सकते हैं। कुछ नई चीजें जोड़ी जा सकती है, कुछ चीजें हटाई जा सकती है, चीजों को जोड़ा और हटाया भी जा सकता है, परिवर्तन भी किया जा सकता है। ये तीनों काम एक साथ भी किए जा सकते हैं, एक ही संविधान संशोधन में किए जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक संविधान संशोधन इन तीनों कामों के लिए किया जाए। उसको जोड़ने के लिए भी संविधान संशोधन किया जाता है, हटाने के लिए भी संविधान संशोधन किया जाता है। अब बात करते हैं जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है। तो भारत के अंदर, भारत में संविधान संशोधन की 3 प्रक्रियाएं चलती है। भारत के अंदर संविधान में संशोधन होता है वो 3 प्रकार से होता है। कौन कौन से है। तो भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कितनी है। तो 3 है। कौन कौन सी है 3। इसमें देखो कौन कौन सी है। एक तो है सामान्य बहुमत से। कौन से बहुमत से। सामान्य बहुमत से। ये बहुमत क्या होता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दूसरा होता है विशेष बहुमत से। एक और होता है जिसमें है विशेष बहुमत प्लस विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। तो इस प्रकार से भारत के अंदर संविधान में संशोधन किया जाता है। 3 प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का अनुमोदन भी इसमें चाहिए होता है। उसके बाद बात आती है कि संविधान में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन
की प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 के अंदर सिर्फ 2 ही प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया। कितनी प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है? तो 2 ही प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। सामान्य बहुमत का उल्लेख किसमें नहीं किया गया? तो अनुच्छेद 368 में नहीं किया गया। मतलब कि जो सामान्य बहुमत से जो संशोधन किए जाएंगे उन्हें संविधान संशोधन के रूप में गिना नहीं जाएगा। जैसे हम देखते हैं ना, 24वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन, तो सामान्य बहुमत से होने वाले संविधान संशोधन को किसी यानी कि इनको गिना नहीं जाता संविधान संशोधन के रूप में। तो इसमें कितनी प्रक्रियाओं का उल्लेख है? 2 प्रक्रियाओं का। कौन कौन सी का? तो एक तो विशेष बहुमत से होने वाले संविधान संशोधन का, तो विशेष बहुमत। दूसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। आधे राज्यों का अनुमोदन शब्द यही लिखा गया है संविधान के अंदर भी। क्या शब्द लिखा गया है? तो अनुमोदन ही लिखा गया है। उनकी अनिवार्यता नहीं लिखी गई, उनकी राय नहीं लिखी गई, तो उनकी सलाह नहीं लिखी गई, उनकी स्वीकृति नहीं लिखी गई। क्या लिखा गया है? अनुमोदन ही लिखा गया है। उन्हें अनुमोदन करना पड़ता है। तो आधे राज्यों का मतलब है भारत में कितने राज्य है? तो 28 राज्य है। 28 में से आधे राज्य कितने हो गए? तो 14 राज्य। तो कम से कम कितने राज्यों का अनुमोदन होना चाहिए? तो 14 राज्यों का अनुमोदन होना ही चाहिए। ये बातें होती है। इसके बारे में तो और देखते हैं इन सभी में क्या क्या बातें हैं। सभी शब्दों के बारे में भी हम डिटेल से देखेंगे। सामान्य बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है, ये विशेष बहुमत और आधे राज्यों का अनुमोदन क्या होता है, ये भी हम देखते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं सामान्य बहुमत के बारे में। तो हम पहले देखते हैं सामान्य बहुमत। सामान्य बहुमत, सामान्य बहुमत वो बहुमत होता है जैसे सदन में कोई भी बैठक चल रही है, उस बैठक में जितने सदस्य मौजूद है, जितने सदस्य मौजूद है, उन मौजूदा या उपस्थित सदस्यों की जो बहुमत होगा वो क्या कहलाएगा? तो सामान्य बहुमत कहलाएगा। क्या होता है कि जब कोरम पूरा हो जाए, सदन का कोरम पूरा होने के बाद जो सदस्य उपस्थित है उनके बहुमत को कहते हैं सामान्य बहुमत। अब शब्द आया कोरम। क्या शब्द आया? कोरम। अब आप कहोगे सर ये कोरम क्या होता है? तो पहले कोरम को डिस्क्राइब कर लेते हैं कि कोरम होता क्या है। कोरम होता है सदन में कम से कम गण पूर्ति, यानी कि कम से कम इतने लोग जिनसे क्या हो जाए, सदन की जो कार्यवाही है वो प्रारंभ की जा सके। तो उसके लिए कोरम को निर्धारित किया गया 1/10, यानी कि 10वां भाग। कुल सदस्यों का 10वां भाग यदि उपस्थित होगा तो ही जो सदन की कार्यवाही है वो प्रारंभ होगी, वरना वो कार्यवाही रद्द कर दी जाएगी, स्थगित कर दी जाएगी, अगले समय के लिए स्थगित कर दी जाएगी। तो उसे कहते हैं कोरम। क्या कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। जैसे हमारी जो संसद है, संसद में 2 सदन होता है, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा को, जो कभी भी विखंडित नहीं होती, जो कभी भंग नहीं होती। और दूसरा किसे कहते हैं? तो लोकसभा को। लोकसभा भंग होने वाली सदन। राज्यसभा के अंदर कितने सदस्य हैं? तो 245 सदस्य हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य हैं जी? 245 सदस्य हैं, जिनमें से 233 सदस्य तो होते हैं निर्वाचित। क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। और जो बचे 12 सदस्य, तो 12 सदस्य कैसे होते हैं? मनोनीत। मनोनीत होते हैं। मनोनीत करते कौन है? तो राष्ट्रपति करते हैं। इनके बारे में भी हम देखेंगे जब राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे 12 सदस्य मनोनीत कैसे करते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियों में इनको देखेंगे। लोकसभा के अंदर कभी सीटें हुआ करती थी जी 545। कितनी सीटें हुआ करती थी? 545 सीटें हुआ करती थी। लेकिन क्या हुआ? लेकिन 2019 के अंदर इसमें से 2 सीटों को कम कर दिया गया। ये 2 सीटें जो कभी आंग्ल भारतीयों के लिए, आंग्ल
भारतीयों के लिए आरक्षित हुआ करती थी, जिसमें आंग्ल भारतीय मनोनीत होते थे। अब वो 2 सीटें क्या कर दी गई, कम कर दी गई। तो वर्तमान में सीटें कितनी है जी, 543 सीटें हैं। 543 सीटें हैं कब, वर्तमान में, किसके अंदर, लोकसभा के अंदर। अब क्या होता है, इस 245 का 1/10वां भाग, 10वां भाग कितना होगा, तो लगभग हो जाएगा जी 25। क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यानी कि यदि राज्यसभा के अंदर 25 सदस्य से ऊपर सदस्य हैं, 25 सदस्य से ज्यादा सदस्य हैं, तो ही क्या होगी, वो राज्यसभा की कार्यवाही प्रारंभ होगी या इसकी बैठक प्रारंभ होगी, इसमें जो भी वार्ताएं होनी है वो प्रारंभ होगी। यदि 25 सदस्य से कम है तो ये कार्यवाही प्रारंभ नहीं होगी, ये सदन प्रारंभ नहीं होगा। उसी प्रकार से लोकसभा के में कितने सीटें हैं, तो 543 है। तो लगभग इसका जो कोरम हो जाएगा 1/10वां भाग कितना हो जाएगा, तो 55 हो जाएगा। कितना होगा जी, 55 होगा। अब क्या होता है, यदि 55 सदस्य से ऊपर है, 55 या 55 से ज्यादा सदस्य हैं, तो ही लोकसभा की बैठक प्रारंभ होगी, इसकी कार्यवाही प्रारंभ होगी। तो इसे कहते हैं कोरम। तो लोकसभा का कोरम कितना है, तो 25 सदस्य। कितने सदस्य है, 25 सदस्य। राज्यसभा का कोरम कितना है, तो राज्यसभा का कोरम कितना है जी, 25 सदस्य। तो कम से कम 25 सदस्य उपस्थित होने चाहिए कार्यवाही प्रारंभ होने के लिए या सदन की बैठक प्रारंभ होने के लिए। तो राज्यसभा के लिए कितने सदस्य होने चाहिए, कम से कम 25। राज्यसभा का कोरम क्या है जी, 25 है। लोकसभा की कार्यवाही प्रारंभ होने के लिए कम से कम कितने सदस्य चाहिए, तो 55 सदस्य चाहिए। लोकसभा का कोरम कितना है जी, 55 है। कितना है, 55 है। तो आशा करता हूं कोरम से आपको वे बातें समझ में आ गई होगी कि कोरम कहते किसे हैं। यदि आपको समझ में आ गई है तो थम्स अप कर दीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं सामान्य बहुमत को। अब हम देखने वाले हैं सामान्य बहुमत को। अब क्या होता है सामान्य बहुमत में, कोरम पूरा होने के बाद, कोरम पूरा होने के बाद उपस्थित सदस्यों का बहुमत क्या कहलाता है, तो सामान्य बहुमत कहलाता है। कैसे होगा, जैसे हमने बात की राज्यसभा की या लोकसभा की बात कर लेते हैं, लोकसभा की, कि लोकसभा के अंदर सामान्य बहुमत कैसे होगा। तो लोकसभा में अपने देखा कोरम कितना है लोकसभा का, अभी तो देखा था कितना था, 55 था। अब जैसे हमने बात की कितने सदस्य बैठे हैं, तो 60 सदस्य बैठे हैं। किसमें बैठे हैं, 60 सदस्य। तो आज लोकसभा की बैठक के अंदर 60 सदस्य आए हुए हैं जैसे, तो अब इन 60 सदस्यों का बहुमत यदि निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 1/2 + 1, 1/2 + 1 कैसे हो जाएगा। तो देखो 60 का 1/2 कितना होता है, तो 60/2 = 30। 30 में कितने जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 31। तो यदि 60 सदस्य बैठे हैं, उनमें से देखो हमने वोटिंग करवाई ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में वोटिंग करवाई। अब बात आती है कि यदि ए को यदि 31 वोट मिलते हैं, कम से कम कितने वोट मिलने चाहिए, ए को जीतने के लिए 31 वोट चाहिए। किसी भी इनमें से कोई भी ए जीते या बी जीते, जीतने के लिए कितने वोट चाहिए, तो कम से कम 31 वोट चाहिए। तो ये 31 वोट क्या है, यही सामान्य बहुमत है। यही क्या है, सामान्य बहुमत है। सदन के अंदर कोरम पूरा होने के बाद उपस्थित सदस्यों का बहुमत ही क्या कहलाता है, तो सामान्य बहुमत कहलाता है। बहुमत कैसे निकालते हैं, तो 1/2 प्लस में 1 कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला किसका होता है जी, बहुमत निकालने का होता है। 60 सदस्य हैं, 60 सदस्यों का बहुमत निकालेंगे तो 60 में 2 का भाग देंगे 30, 30 में 1 जोड़ देंगे 31। तो अब देखो इसका बहुमत कितना हो रहा है, 31। यानी कि 31 जीतने के लिए कितने वोट चाहिए, तो 31 सदस्य यदि जिसके पक्ष में होंगे वही उसी की बात मानी जाएगी, उसी की बात मानी जाएगी, उसी को क्या कहते हैं, जीतना। अब जैसे देखो बात आती है, यदि 60 सदस्य राज्यसभा में आ जाए हुए और कोई विधेयक आ गया संविधान संशोधन के लिए, संविधान संशोधन के लिए पहले क्या आता है, विधेयक आता है। क्या आता है, विधेयक आता है, सदन के अंदर लाया जाएगा, कोई से भी सदन में रखा जा सकता है। अब ये सदन में आया विधेयक, कौन से में आया, लोकसभा में आ गया। जैसे
लोकसभा में आ गया। अब देखो इसको यहाँ पे बहुमत मिलेगा यदि, अब देखो दो कंडीशन होती है, लागू करना है तो यस, नहीं करना तो नो, यस और नो। अब देखो 60 में से यदि 31 वोट मिल गए नो को, तो ये जो बहुमत है यहीं पे क्या, ये जो विधेयक यहाँ पे क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। बहुमत क्या हो जाएगा, बहुमत नहीं मिला। क्यों, देखो बहुमत मिलने का मतलब क्या होता है, जो यस वाला पार्ट है उसको अपने कितने वोट मिलने चाहिए, कम से कम 31 मिलने चाहिए। यदि इसको 29 मिल गए और इसको 31 मिल गए तो बहुमत किसका हो गया, नो का। यानी कि ये जो विधेयक लाया गया अब ये क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, अभी आगे नहीं बढ़ेगा। यदि ऐसा हो जाए कि इसको तो 29 वोट मिले कम से कम और इसको कितने मिल जाए, कम से कम 31 वोट मिल गए, 60 में से 31 यानी इसको क्या मिल रहा है, बहुमत मिल रहा है, तो अब ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ये बिल क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ये विधेयक क्या होगा, पास हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से पास होने के बाद जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति इसमें क्या करेगा, अपनी मंजूरी दे देगा। क्या करेगा, इसके अपनी स्वीकृति दे देगा। तो स्वीकृति देने के बाद ये क्या बन जाएगा, विधेयक से क्या बनेगा, कानून बनता है। देखो सामान्य विधेयकों में भी ऐसी बात होती है, चाहे संविधान संशोधन विधेयक हो चाहे साधारण विधेयक हो, यही कंडीशन बनती है। यदि साधारण विधेयक है तो कानून बन जाएगा, यदि ये संविधान संशोधन विधेयक है तो संविधान संशोधन हो जाएगा, उस संविधान में संशोधन हो जाएगा जिस बात को लेकर के ये विधेयक लाया गया है। तो ये कंडीशन होती है सामान्य बहुमत की। तो ये सामान्य बहुमत के बारे में बात की। तो सामान्य बहुमत का मतलब क्या होता है, कोरम पूरा होने के बाद उपस्थित सदस्यों का क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए। यही क्या है, तो सामान्य बहुमत है। अब बात आती है सामान्य बहुमत के द्वारा जितने भी संविधान संशोधन होते हैं उन्हें संविधान संशोधन के रूप में नहीं गिना जाता। यही बात लिखी गई है अनुच्छेद 4 के अंदर। संविधान संशोधन के भाग पहले के अनुच्छेद 4 के अंदर यह बात लिखी गई है कि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के द्वारा जो परिवर्तन किए जाएंगे उन्हें संविधान संशोधन के रूप में नहीं गिना जाएगा, या उन पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। क्योंकि अनुच्छेद 368 के अंदर दो ही दिए गए हैं, एक तो विशेष बहुमत और दूसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन, आधे राज्यों का अनुमोदन। तो ये बातें किसमें दी गई है, अनुच्छेद 368 में दी गई है। लेकिन अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 में यह लिखा हुआ था कि ये जो परिवर्तन होंगे सामान्य बहुमत से होंगे। तो सामान्य बहुमत से जितने भी परिवर्तन होते हैं वो संविधान संशोधन के रूप में नहीं गिने जाते। संशोधन होता है क्या, कौन कौन से संशोधन होते हैं वो भी हम इसके अंदर देखने वाले हैं कि सामान्य बहुमत से कौन कौन से संशोधन होते हैं वो भी देखेंगे। लेकिन एक बार हम देख लेते हैं बहुमतों के बारे में, तो विशेष बहुमत क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। तो ये तो होता है सामान्य बहुमत। अब देखने वाले हैं विशेष बहुमत के बारे में कि विशेष बहुमत क्या होता है, शब्द क्या है। हमें कई बार क्या होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं इस प्रकार से, तो शब्द को डिस्क्राइब करना हमें जरूरी होता है। अब देख लेते हैं कौन सा, तो विशेष बहुमत। विशेष बहुमत, विशेष बहुमत में कंडीशंस कई होती है। कोरम तो पूरा होना ही चाहिए। कोरम पूरे होने के बाद भी इसमें क्या होता है, एक तो सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत क्या होना चाहिए, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, सदस्य संख्या का क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए। अब कुल सदस्य संख्या का बहुमत का मतलब क्या होगा, जैसे हमने बात की लोकसभा की, लोकसभा की, और लोकसभा में सदस्य कितने हैं, तो 543 है। कितने सदस्य है जी, 543 सदस्य है। तो 543 के अंदर इसमें एक जोड़ करके और कितने का भाग दे देंगे, तो 2 का भाग दे देंगे। कितने का भाग देंगे, 2 का भाग। अब देखो 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 544 में 2 का भाग, तो कितना हो जाएगा, 272 हो जाएगा। अब यदि देखो 272 का वोट एक तरफ होना चाहिए। यदि हम कोई भी विधेयक ला रहे हैं, जैसे ये कोई विधेयक है और ये लाया गया लोकसभा के अंदर, लोकसभा में,
अब इसको यदि पारित करवाना है या पास करवाना है तो कम से कम कितने सदस्यों की हाँ होनी चाहिए? तो 272 सदस्यों की क्या होनी चाहिए? हाँ होनी चाहिए, यस होनी चाहिए। ये इस 272 सदस्य किसके पक्ष में बोलने चाहिए? तो इस विधेयक के पक्ष में बोलेंगे, तभी ये क्या होगा? विधेयक पास होगा। मतलब क्या हुआ? सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए। तो इस विधेयक को इस सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, इसके साथ एक कथन और भी है। क्या है? उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। इसीलिए तो इसको विशेष बहुमत कहते हैं। पहला तो क्या होना चाहिए? सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए। दूसरा, इसके साथ क्या होना चाहिए? उपस्थित। वही बात होगी ना, हमने देखा था सामान्य बहुमत में उपस्थित सदस्य संख्या का क्या होना चाहिए? बहुमत होना चाहिए। उसके बाद भी क्या होना चाहिए? मतदान करने वालों का भी बहुमत होना चाहिए। मतदान करने वाले सदस्यों का भी बहुमत होना चाहिए। देखो क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि ये 60 सदस्य यदि इसमें आए हैं तो 60 के 60 ही वोटिंग करेंगे, ऐसा नहीं होता। 60 में से हो सकता है 55 लोग वोटिंग कर रहे हो, 55 लोग वोटिंग कर रहे हो। यदि 55 लोगों ने मतदान किया है तो 55 प्लस 1 बटा में 2 कितना हो जाएगा जी? हो जाएगा 28 हो जाएगा। कितने? तो 28। अब इन 28 का क्या होना चाहिए? बहुमत होना ही चाहिए। अब 28 व्यक्ति होने चाहिए कम से कम। बहुमत के लिए 28 चाहिए, लेकिन यदि 28 व्यक्ति ही इसके अंदर अब शामिल होते हैं और बाकी जो 27 व्यक्ति बच गए वो यदि इसके अंदर शामिल नहीं होते, इसके बहुमत इन्हें अपना मत नहीं देते, इसके पक्ष में नहीं आते, तो भी ये खारिज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 60 उपस्थित है तो 60 उपस्थिति का जो बहुमत कितना होता है? 31 होता है। तो अब इसको कम से कम कितने मिलने चाहिए यहाँ पे? तो 31 मिलना चाहिए। 31 इसके पक्ष में होने चाहिए, तभी क्या होगा? ये जो विधेयक है ये पारित होगा। तो आप समझ गए होंगे, उपस्थित सदस्य संख्याओं का भी क्या होना चाहिए? बहुमत होना चाहिए, और मतदान करने वालों का भी बहुमत होना चाहिए। इसी प्रकार से बातें होती है विशेष बहुमत के अंदर। तो सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए, उसके साथ में उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का भी क्या होना चाहिए जी? बहुमत होना चाहिए। तभी ये जो इससे जो संविधान संशोधन होता है इस प्रकार का, यदि कोई विधेयक पारित हो जाता है तो उसे कहते हैं विशेष बहुमत। इस बहुमत को क्या कहेंगे? तो विशेष बहुमत इसे ही कहते हैं। और विशेष बहुमत की प्रक्रिया का उल्लेख किसके अंदर है? अनुच्छेद 368 के अंदर है। अनुच्छेद 368 के अंदर विशेष बहुमत की प्रक्रिया का उल्लेख दिया गया है। तो संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत का उल्लेख कहां दिया गया है? तो अनुच्छेद 368 के अंदर दिया गया। तो यह तो बात होगी विशेष बहुमत की। अब एक और बच गया, कौन सा? विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। तो वो भी देख लेते हैं। तो विशेष बहुमत समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो थम्स अप कर दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आधे राज्यों का अनुमोदन। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। तो जब यहां से यदि विशेष बहुमत यदि मिल गया तो तीसरी प्रक्रिया होती है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। आधे राज्यों का अनुमोदन। अब राज्यों का मतलब क्या है? वहां की राज्य विधानमंडल। क्या मतलब है? विधानमंडल। राज्य विधानमंडल। राज्य का मतलब है राज्य विधानमंडल। इसके अंदर दो होती है, एक तो विधानसभा, विधानसभा, और एक होती है विधान परिषद, विधान परिषद। अब देखो विधान परिषद तो कई राज्यों में है, कईयों में नहीं है। विधानसभा लगभग सभी राज्यों के अंदर है। तो क्या होगा? यदि यदि उसके अंदर सिर्फ एक ही सदन मतलब विधानसभा है तो विधानसभा में उसका सामान्य बहुमत से, विधानसभा में सामान्य बहुमत से अनुमोदन मिलना चाहिए। और यदि विधान परिषद है तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों में क्या होना चाहिए? बहुमत होना चाहिए। दोनों में बहुमत मिलना चाहिए। तब इसमें क्या होता है? अनुमोदन दिया जाता है। और इस प्रकार का जो अनुमोदन है 28 राज्यों में से कम कितने राज्यों का होना चाहिए? तो 14 राज्यों का तो होना ही चाहिए।
यदि कोई संविधान संशोधन विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुमोदन से किया जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, पहले तो विशेष बहुमत की प्रक्रिया लागू होती है। अब विशेष बहुमत से यदि कोई विधेयक पारित हो गया, पास हो गया, यदि यहां से उसको विशेष बहुमत मिल गया, तब उनको राज्यों में भेजा जाता है, सभी राज्यों के विधानमंडल में भेजा जाता है। अब उनमें से क्या होता है, आधे राज्यों का बहुमत मिलना चाहिए, आधे राज्यों का क्या मिलना चाहिए, अनुमोदन मिल जाना चाहिए। ये अनुमोदन कैसे मिलता है, तो राज्य की विधानमंडल में या विधानसभा के अंदर या विधान परिषद में इनको क्या मिलना चाहिए, बहुमत मिलना चाहिए। और बहुमत मिलेगा तभी क्या होगा, अनुमोदन माना जाएगा। इस प्रकार से बात आती है विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुमोदन से। आशा करता हूं यह भी आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो थम्स अप कर दो, बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया कैसे होती है, किस प्रकार से संविधान का संशोधन किया जाता है, किस प्रकार से उसमें प्रक्रियाएं चलती है, वो सारी हम देखने वाले हैं। अब देखो बात आती है प्रक्रियाओं में। ये जो संविधान संशोधन के लिए जो विधेयक है, तो पहले क्या आएगा, विधेयक आएगा। संविधान संशोधन के लिए कोई बिल या विधेयक, क्या होता है, बिल या विधेयक। ये जो बिल या विधेयक है, पहले इनको सदन में रखा जाता है। तो सदन में, तो किसी भी सदन के अंदर इनको रखा जा सकता है, चाहे इनको राज्यसभा में रखे या लोकसभा में रखे। तो इस विधेयक को कहां रखा जा सकता है, राज्यसभा में या लोकसभा में रखा जा सकता है। राज्यसभा या लोकसभा में रखा जा सकता है। अब क्या होता है, कोई भी यदि राज्य चाहता है, कोई भी राज्य यदि चाहता है कि हम संविधान में संशोधन करें, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि संविधान संशोधन के मामले में राज्य कभी भी पहल नहीं कर सकते, राज्य पहल नहीं कर सकते। आ गई होगी बात समझ में आपको। अब बात करते हैं आगे कैसा होता है ये। तो अब उसके बाद क्या होता है, यहां से जो पारित हो गया, चाहे राज्यसभा या लोकसभा से यदि कोई पारित हो गया, उसके बाद क्या होता है, इसे भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। लोकसभा या राज्यसभा के अंदर यहां से पारित होने के बाद कहां पर चला जाता है, तो राष्ट्रपति के पास चला जाता है। अब राष्ट्रपति क्या करेंगे, इसको स्वीकृति देंगे, स्वीकृति देंगे। और राष्ट्रपति को यह स्वीकृति अनिवार्य रूप से देनी पड़ती है, अनिवार्य रूप से देनी होती है, अनिवार्य रूप से स्वीकृति देनी होती है। क्यों देनी होती है, देखो जो संविधान के अंदर ये बात लिखी हुई है, ये लिखी गई है 368 के अंदर। क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, इस संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देते हैं, स्वीकृति देते हैं। और उसके बाद एक संविधान संशोधन भी हुआ है। कौन सा संविधान संशोधन, तो 24वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन। देखो जो मूल संविधान था, मूल संविधान में लिखा गया था संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति स्वीकृति देंगे, स्वीकृति देंगे। लेकिन 24वें संविधान संशोधन में लिख दिया कि अनिवार्य रूप से, अनिवार्य रूप से स्वीकृति देंगे, स्वीकृति देंगे। किसे, तो संविधान संशोधन विधेयकों को राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से स्वीकृति देंगे। ये बात जोड़ दी गई संविधान में 24वें संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन के माध्यम से 1971 के अंदर। कब जोड़ी गई ये बात, 1971 में एक संविधान संशोधन होता है, 24वां संविधान संशोधन। तो उस संविधान संशोधन में बात जोड़ दी गई कि संविधान संशोधन विधेयकों पर जो सदन से पास होकर के या पारित होकर के राष्ट्रपति के पास आते हैं, तो राष्ट्रपति को उन्हें अनिवार्य रूप से स्वीकृति देनी होती है। ये बात किसमें कब जोड़ दी गई, तो 1971 के अंदर जोड़ दी गई। तो देखो अब क्या होता है, राष्ट्रपति यहां से इसको क्या करेंगे, स्वीकृति दे देंगे और यह संविधान संशोधन हो जाएगा, या संविधान में संशोधन हो जाएगा, संविधान संशोधन माना जाता है। इसके बाद क्या होगा, संविधान संशोधन माना जाएगा।
अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये तो देखो कौन सा था, तो संविधान संशोधन विधेयक था। तो साधारण विधेयक में किस प्रकार की बात होती है वो भी देख लेते हैं, तो देख लेते हैं वो भी। जैसे कोई साधारण विधेयक, साधारण विधेयक, साधारण विधेयक गया राज्यसभा या लोकसभा में, राज्यसभा या लोकसभा में, यहां से पास होने के बाद, यहां से पारित होने के बाद गया राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास किसके लिए गया? स्वीकृति के लिए। तो अब देखो राष्ट्रपति के पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। किसके लिए 4 ऑप्शन है? तो साधारण विधेयक के लिए 4 ऑप्शन है, संविधान संशोधन विधेयक के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन था, कौन सा? स्वीकृति देने का। तो इसमें क्या होगा? साधारण विधेयक की बात चलती है, पहला ऑप्शन होता है स्वीकृति देते हैं, स्वीकृति देते हैं। अब देखो यदि साधारण विधेयक है, राष्ट्रपति ने क्या दे दी? स्वीकृति दे दी, तो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। क्या बनेगा? कानून बनेगा। साधारण विधेयक पर जो सदन से पारित हुआ है उसके अंदर यदि राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी तो क्या बनेगा? कानून बन जाएगा। अब क्या करते हैं? राष्ट्रपति स्वीकृति नहीं देते, स्वीकृति नहीं देते, तो नहीं देते तो वो क्या हो जाएगा? खारिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खारिज हो जाएगा, वहीं पे रद्द हो जाएगा। अब क्या होता है? राष्ट्रपति उन्हें पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, पुनर्विचार हेतु भेज सकते हैं, पुनर्विचार हेतु भेज सकते हैं। तो राष्ट्रपति ने पुनर्विचार हेतु भेज सकते हैं कौन से विधेयक को? तो साधारण विधेयक को। तो ये एक बार वापस इन्हें यहाँ वापस भेज सकते हैं पुनर्विचार के लिए, और वापस यहाँ से इन्हें बहुमत से पास करवा कर राष्ट्रपति के पास लाना होता है। और दोबारा यदि बहुमत से पास होकर के राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से यहाँ पे क्या देनी पड़ती है? स्वीकृति देनी पड़ती है। वो हम देखेंगे लोकसभा के अंदर, लोकसभा या संसद में। जब हम संसद पढ़ रहे होंगे तो राष्ट्रपति की शक्तियां देखेंगे, संसद देखेंगे, जिसमें हमें विधेयकों के बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर ये साधारण विधेयक के बारे में सारी डिटेल चर्चा से देखेंगे। उसके बाद देखो पुनर्विचार हेतु भेज सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? अपने पास रख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। ना तो वो स्वीकृति देते हैं, ना अस्वीकृति देते हैं, ना तो उसको स्वीकार करते हैं, ना अस्वीकार करते हैं, ना ही पुनर्विचार हेतु वापस भेजते हैं, अपने पास रख लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। इसे कहते हैं राष्ट्रपति की वीटो पावर, वीटो पावर, यानी कि वीटो कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। जी मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, ये मेरे पास पड़ा है, बस पड़ा है, तो इसे कहते हैं वीटो पावर। तो वीटो कर लेते हैं अपने पास, किसको? तो विधेयक को। अब क्या होता है? राष्ट्रपति यदि पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं यहाँ पे, तो वापस यहां से क्या होता है? यदि वो विधेयक है, वो बिल, यदि उसको यहां से बहुमत से पास करा करके दोबारा यदि राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो दोबारा राष्ट्रपति के पास आने के बाद उसी विधेयक को क्या देनी पड़ती है? स्वीकृति देनी पड़ती है, अनिवार्य रूप से देनी पड़ती है। तो ये बातें किसकी थी? साधारण विधेयक की। यदि कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो उसे क्या देनी पड़ती है? स्वीकृति देनी पड़ती है, अनिवार्य रूप से देनी पड़ती है, स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। तो ये तो आपने समझ गए हो साधारण विधेयक के बारे में थोड़ा बहुत, तो आशा करता हूं समझ में आया होगा। तो थम्स अप कर दीजिएगा, बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रकार से बातें थी, ये हमने देख ली। तो अब देखते हैं आगे और इसके बारे में। तो नोट लगाकर लिख लेना, 2-3 लाइनें हैं, लिखनी पड़ेगी, लिख लेना। क्या लिखोगे? संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से अनुमति देते हैं, अनुमति देते हैं। स्वीकृति देते हैं लिखो, अनुमति से अच्छा है स्वीकृति ले लो, स्वीकृति देते हैं, स्वीकृति देते हैं। ये बात कब लिखी गई थी? तो 24वें संविधान संशोधन, 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ी गई,
ये जो बात है संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से स्वीकृति देंगे, ये बात कब जोड़ी गई थी? तो 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ी गई थी। इससे पहले इतना ही लिखा था कि संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति स्वीकृति देते हैं अनिवार्य रूप से। जो ये शब्द है अनिवार्य रूप से, ये शब्द ये कब जोड़ा गया? तो 1971 में 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो ये बातें कौन सी थी? संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के बारे में थी। अब देख लेते हैं कि सामान्य बहुमत द्वारा किस प्रकार के परिवर्तन संविधान में किए जा सकते हैं, कौन कौन से संशोधन किए जा सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। अब देखते हैं सामान्य बहुमत द्वारा कौन कौन से परिवर्तन संविधान में किए जा सकते हैं। तो देखते हैं सामान्य बहुमत। सामान्य बहुमत से, सामान्य बहुमत से जो प्रक्रिया होती है लगभग हमने पिछली क्लास में देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के बारे में तो लगभग वही बातें हैं इसके अंदर लिखने के लिए। क्या क्या लिखो, क्या क्या है? तो नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन, राज्य के नाम में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, राज्य की सीमा में परिवर्तन, उसमें वृद्धि कर दी जाए या कमी कर दी जाए। उसके बाद एक और प्रावधान है कि यदि किसी राज्य के अंदर विधान परिषद का गठन करना है या उसका उत्पादन करना है, क्या होगा कि राज्य में, किसी राज्य में, किसी राज्य में विधान परिषद, विधान परिषद का गठन या उत्साधन, उत्साधन का मतलब होता है समाप्त करना। क्या करना? समाप्त करना। तो देखो किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना या उत्साधन करना, यह भी बात कौन से बहुमत से जोड़ी जाती है? तो सामान्य बहुमत के द्वारा। इनके अंदर यदि कोई परिवर्तन करना है तो क्या कौन से बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? तो सामान्य बहुमत की। तो सामान्य बहुमत द्वारा संविधान में ये परिवर्तन किया जा सकते हैं कि नए राज्यों का गठन करना, राज्य के नाम में परिवर्तन करना, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना या उसे समाप्त करना। इसके लिए शब्द क्या लिखा गया संविधान के अंदर? तो उत्साधन करना। क्या करना? उत्साधन करना। ये बातें किसमें लिखी गई है? तो सामान्य बहुमत के द्वारा ये परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसके अंदर एक नोट लगा लेना, नोट लगा लेना बड़ा सारा, कोई 2000-1500 का नोट लगा लेना, अलग ही लगा लेना ताकि याद रहे आपको। स्टार लगा लेना साथ में। क्या लिखोगे? सामान्य बहुमत द्वारा किए गए संविधान में संशोधन को, संविधान में संशोधन को संविधान संशोधन के रूप में नहीं गिना जाता, नहीं गिना जाता। जैसे हम कहते हैं 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, तो उस प्रकार से सामान्य बहुमत द्वारा किए गए जो संशोधन है उन्हें संविधान संशोधन के रूप में नहीं गिना जाता। तो ये वह बातें सामान्य बहुमत के बारे में। तो देखो एक बात और देख लो, फैक्ट है कि अब तक संविधान में 104 संशोधन हो चुके हैं, 104 संशोधन हो चुके हैं। और 104 संशोधन होने के लिए विधेयक कितने आए हैं? तो कुल कितने विधेयक आ चुके हैं? 127 विधेयक आ चुके हैं। अब आप कहोगे जी 127 विधेयक आए तो उनमें से 104 ही संशोधन हुए, कैसे? तो वो भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कल हम देखेंगे विशेष बहुमत के बारे में, विशेष बहुमत से कौन कौन से परिवर्तन किए जा सकते हैं और विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुमोदन से कौन कौन से परिवर्तन किए जाते हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। तो अगली क्लास में उनको देखेंगे। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये जो विधेयक है राष्ट्र, इनको संसद में जब कोई विधेयक आ गया, देखिए जैसे कोई संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक,
या कोई भी सामान्य विधेयक, या कोई भी साधारण या सामान्य विधेयक, सामान्य विधेयक यदि सदन में आया, संसद में आया, संसद के अंदर देखो किसी में भी आ सकता है, तो या तो लोकसभा में आया और या राज्यसभा में आया। अब क्या होता है, जैसे लोकसभा के अंदर आया और लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया, यदि ये लोकसभा के कार्यकाल समाप्त होने से पहले लोकसभा से पारित हो जाए, चाहे वो सामान्य बहुमत से हो चाहे किसी भी बहुमत से, यदि वो पारित हो जाए, जिस बहुमत की आवश्यकता यदि विशेष बहुमत से होने वाले परिवर्तन है, यदि उनसे पारित हो जाए, बहुमत से पारित हो जाए, किसी भी बहुमत से पारित होना हो, यदि वो पारित हो जाए, लोकसभा के कार्यकाल समाप्त होने से पहले यदि वो पारित हो जाए तो वो पारित माना जाएगा, पारित माना जाएगा। यदि वो इसके कार्यकाल, यदि ऐसा हो, यदि यहाँ पे बिल आया, जैसे हमने बात की, जैसे उदाहरण के लिए देखते थे 24 जनवरी को, यहाँ पे कोई 24 जनवरी को कोई भी एक विधेयक आता है और वो और 26 जनवरी को लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो जाता है, लोकसभा भंग हो जाती है। क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। तो क्या होगा, तो यदि 26 तारीख से पहले यदि इसको पारित हो गया तो ये पारित माना जाएगा, वरना क्या हो जाएगा, 26 तारीख में जैसे ही ये लोकसभा भंग होगी, ये जो बिल है ये भी क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, ये विधेयक भी क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। अब यदि कोई जिस चीज के लिए लेकर के या जिस परिवर्तन को लेकर के ये विधेयक लाया गया था, अब वो दोबारा विधेयक लाना पड़ेगा। लोकसभा भंग हो गई, ये जो इसके अंदर जो बिल रखा था वो भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ये विधेयक भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब यदि दोबारा उसमें परिवर्तन करना है, वो बातें परिवर्तन करने के लिए दोबारा उसमें यदि कोई परिवर्तन करना है तो क्या करना पड़ेगा, दोबारा विधेयक लाना पड़ेगा। और यदि ये क्या होता है, यदि इस विधेयक को राज्यसभा में लाया जाए, राज्यसभा में लाया जाए तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। हमने देखा था राज्यसभा निरंतर चलने वाली सभा है, तो राज्यसभा भंग नहीं होती। तो राज्यसभा के अंदर चाहिए 1 साल के लिए पड़ा रहे, चाहे 10 साल के लिए पड़ा रहे, चाहे 100 साल के लिए पड़ा रहे, तो ये जब समाप्त नहीं होगा, कभी भी बाद में इसको क्या कर सकते हैं, तो इस पर बहुमत या इसको पारित करवाया जा सकता है। हो सकता है इसको उसी दिन पारित करवा दिया जाए, या 100 साल के बाद यदि पारित करेंगे तो भी बीच में ये जो विधेयक था समाप्त नहीं होता। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि लोकसभा भंग हो जाती है, इसीलिए लोकसभा के भंग होने के बाद यदि इसके अंदर कोई बिल या विधेयक पड़ा है, पेंडिंग पड़ा है, तो वो भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इसलिए इसके जो पेंडिंग जो विधेयक पड़ा है वो कभी भी समाप्त नहीं होता, उसमें कभी भी बाद में पारित करवाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने साथियों को ये कंटेंट शेयर कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।